नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक बार फिर खास खबर और खास ख्याल लेके आया हूँ। रोज़-रोज़ ना इस तरह की खबरें मिलती हैं, ना रोज़-रोज़ इस तरह के ख्याल मिलते हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले भी मैंने आपसे इस विषय में चर्चा की थी और आज फिर मेरी अपनी खुशकिस्मती से मुझे एक इस तरह की खबर मिली है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और इस तरह का एक विचार मिला है जो मैं आप तक दोनों पहुँचाना चाहता हूँ। ये खबर और ये ख्याल, इसकी खास बात ये है कि ये दोनों 2 बहुत बड़े-बड़े घोटालों की तरफ इशारा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर गर्व से ये कहते हैं और भाजपा के अन्य प्रवक्तागण भी गर्व से कहते हैं, सरकार के सारे एहलकार ये गर्व से कहते हैं कि हमारे पिछले 12 साल के शासनकाल में कोई बहुत बड़ा घोटाला नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 10,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला, सीधे-सीधे 10,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला और उस घोटाले को और किसी ने नहीं बल्कि सीएजी ने उजागर किया है। उसी सीएजी ने उजागर किया है जिसने मनमोहन सिंह सरकार के शासनकाल में कोयला घोटाला और 2G घोटाला को तथाकथित रूप से उजागर किया था। मोदी सरकार का ये 10,000 रुपए का घोटाला मीडिया पे कब्जे के कारण बड़ी कुशलता से दबा दिया गया है। आज जहां से मैंने ये खबर निकाली है, वो भी एक राष्ट्रीय अखबार के कौन से में पन्ने पे है? ये राष्ट्रीय अखबार के 13वें पन्ने पर एक छोटी-सी खबर छपी है। 13वें पन्ने पर एक छोटी-सी खबर छपी है, जबकि अगर और कोई वक़्त होता, तो ये पहले पन्ने पर बहुत बड़े-बड़े हरूफों में मुख्य समाचार होती, लीड आइटम होती और इसके ऊपर संपादकीय लिखे जाते, इसके ऊपर जमकर बहस होती। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला। ये घोटाला कहाँ हुआ है? इस खबर के अनुसार ये घोटाला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई में हुआ है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को एक नया नाम दिया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस कौशल विकास योजना में पिछले 7 साल के अंदर यानी 2015 से 2022 के बीच में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए। इसके तहत देहात से जो गरीब किसान अपनी ज़मीनें छोड़कर या ज़मीनें अनुत्पादक होती हैं, फसलें बिक नहीं रही थी या फसल हो नहीं रही थी, तो शहरों में जब काम करने के लिए आते हैं, तो उनकी स्किल्स डेवलप करने के लिए, उनका कौशल विकास करने के लिए इन 10,000 करोड़ रुपयों को योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाना था। जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच की, तो उसने पाया कि इसमें 94.53% लाभार्थी बैंक खाते फर्जी थे। यानी जिन लोगों को ये रकम आवंटित की गई, उसमें 94.53% लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी थे। यानी 6% से भी कम लाभार्थी इसके अंदर असली थे और बाकी सारे लाभार्थी फर्जी थे। यानी ये रुपया कहीं और खा जा रहा था। 96% मोबाइल नंबर जो लिखे हुए हैं, वो मोबाइल नंबर गलत पाए गए। जिन लोगों पर प्रशिक्षण की परीक्षा लेने और जांच की जिम्मेदारी थी, उनकी 97% जानकारी गलत या फर्जी मिली। सोचिए जरा। योजना के तहत योजना के तहत 61 लाख प्रशिक्षकों की जानकारी अधूरी थी। 1 करोड़ लाभार्थियों के ईमेल और मोबाइल नंबर एक जैसे दर्ज थे। यानी 1 करोड़ लाभार्थियों के जो ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज हैं, वो समान है एक दूसरे से। 1 करोड़ लोगों के मोबाइल नंबर एक हो सकते हैं, 1 करोड़ लोगों के ईमेल एक हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इतने बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा हुआ। केरल की एक कंपनी का जब ऑडिट किया गया, तब ये सामने आया कि जिन लोगों के प्लेसमेंट बताए गए हैं कि कौशल देने के बाद में उनको नौकरी दी गई, वो प्लेसमेंट दरअसल हुए ही नहीं थे। जो सीएजी का ऑडिट है, उसने बताया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 2.0 और 3.0 के तहत डेटा में जबरदस्त हेरफेर हुआ है। जबरदस्त वित्तीय कुप्रबंधन है, निगरानी के नाम पर कुछ नहीं है
और जो पात्रता के मानक हैं उनका पूरी तरीके से उल्लंघन हुआ है। ये 100% 10,000 करोड़ रुपए का विशालकाय घोटाला है, जो मोदी सरकार के इन दावों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर लटक रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष की कोई पार्टी नहीं कह रही है, मोदी सरकार का कोई आलोचक नहीं कह रहा है। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजे की रिपोर्ट कह रही है। ये सरकार की ही संस्था है। हमें यह भी नहीं पता कि सरकार ने सीएजी की ये रिपोर्ट आने के बाद में सदन में रखी या नहीं रखी, या सरकार इसको दबा गई। हमें यह भी नहीं पता कि सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने इस घोटाले की कोई जांच की या नहीं की। हमें केवल एक बात पता है कि मोदी सरकार ने जो स्किल मिनिस्ट्री बनाई थी, उस स्किल मिनिस्ट्री में जिन साहब को मंत्री बनाया था, उन साहब को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। और उड़ते उड़ते बाद में ये खबर आई कि इन्होंने उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार किया था, इसलिए उनको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, अगर मोदी जी बताते कि भाई इन्होंने क्या, इन्हें भ्रष्टाचार के तहत बर्खास्त किया गया, तो बात समझ में आती। मोदी जी ने तो बताया नहीं हम लोगों को कि भ्रष्टाचार के तहत चुपचाप बर्खास्त कर दिया गया। ये चुपचाप बर्खास्त करना भी रहस्यपूर्ण है। मोदी जी की सरकार में इतना भयानक भ्रष्टाचार हुआ 10,000 करोड़ रुपए का, और मोदी जी ने बड़ी कुशलता से इस भ्रष्टाचार को दबा दिया, क्योंकि मीडिया पलटकर मोदी जी से सवाल नहीं पूछता। क्योंकि मोदी जी से सवाल नहीं पूछे जाते, इसलिए इस भ्रष्टाचार की कोई चर्चा नहीं हुई। आज जब कुछ कांग्रेस के नेताओं ने और एक पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने इस सवाल को उठाया, तब यह खबर एक अखबार में धोखे से प्रकाशित हो गई है, मैं ये मानता हूं। इसीलिए धोखे से प्रकाशित होने के बावजूद भी अखबार के 13वें पेज में नीचे की तरफ यह खबर छापी गई है, ताकि खबर भी छप जाए और किसी की इसके ऊपर निगाह भी ना पड़े। मैं एक बार फिर आपको ध्यान रहे कि ये 10,000 रुपए का घोटाला क्या है, इसके आंकड़े बहुत जल्दी-जल्दी आपको बता देता हूं। इस घोटाले में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए लगाए, और 10,000 करोड़ रुपए जिन लाभार्थियों को मिले, उसमें से 94.53 लाभार्थी बैंक खाते फर्जी निकले, यानी तकरीबन 100% का घोटाला है। 96% मोबाइल नंबर गलत पाए गए। जिन लोगों पर प्रशिक्षण की परीक्षा लेने और जांच की जिम्मेदारी थी, उनकी 97% जानकारी गलत मिली। हालत यह है कि 61 लाख प्रशिक्षक जिन्हें कौशल विकास का काम करना था, उनकी भी जानकारी अधूरी मिली, और जो लाभार्थी थे, इनकी संख्या 1 करोड़ थी, उनके ईमेल और मोबाइल नंबर एक जैसे थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार में कितने बड़े पैमाने पर यह भ्रष्टाचार हुआ। दावे एक तरफ हैं कि हमारी सरकार में कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और आप देख सकते हैं कि 7 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, नतीजा क्या निकला? जीरो। सारा माल खा गए, सारा पानी, सारा माल उड़ा गए। चलिए, अब आते हैं एक खास ख्याल के ऊपर। खास ख्याल यह है कि सरकार की तरफ से ये बहुत ज्यादा प्रसारित किया जाता है, ढोल मजीरे लेके इसके गुण गाए जाते हैं कि भारत का जीडीपी 8% बढ़ गया है, 8% तक बढ़ गया है, उससे आगे भी जा सकता है। यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार औसतन 7% की दर से तो भविष्य में विकास करने ही वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई अर्थव्यवस्था 7 या 8% की दर से बढ़ रही है, तो विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यानी मोटे तौर पर जो विदेशी निवेश है, वो विदेशी निवेश उस अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ आना चाहिए। विदेशी निवेशकों की निगाह में उस अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ जाना चाहिए। वो उसे ऊंचे पायदान पर रखेंगे और दिलचस्पी दिखाएंगे कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़ रही है, 7% या उससे ज्यादा की दर से बढ़ने का अनुमान है, इसके बावजूद भारत में विदेशी पूंजी का प्रवाह सूखता जा रहा है। यह इस बात का विदेशी पूंजी का प्रवाह सूखता जा रहा है, यह इस बात का संकेत है
कि बाहरी निवेशकों को लग रहा है कि ये 8% से अधिक बताई जा रही जीडीपी वृद्धि दर के पीछे कुछ बुनियादी कमजोरियां छिपी हैं। दोस्तों, ये बुनियादी कमजोरियां किसने बताई हैं? ये बुनियादी कमजोरियां रुचिर शर्मा ने बताई हैं। इस नाम का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर हैं और इनकी किताबें बेस्ट सेलर होती हैं। ये विकसित हो रहे बाजारों पर खास निगाह रखते हैं, सारी दुनिया में घूमते हैं और भारत तो इनका मातृ देश है। इसके अर्थव्यवस्था पर तो लगातार लिखते ही रहते हैं। भारत जैसे ही अन्य विकसित हो रहे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर ही रुचिर शर्मा काफ़ी प्रकाश डालते हैं, काफ़ी रोशनी डालते हैं। रुचिर शर्मा ने लिखा है कि अच्छी विकास दर के बावजूद हम लोग तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं और देश से प्रतिभाओं का पलायन बढ़ता जा रहा है। रुचिर शर्मा बता रहे हैं आपको कि बाहरी निवेशकों को लगता है कि 8% से अधिक बताई जा रही जीडीपी वृद्धि दर के पीछे कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आमतौर पर किसी भी देश में जो कारपोरेट राजस्व है, यानी कारपोरेट घरानों की जो आमदनी है, वो अर्थव्यवस्था के साथ ही बढ़ती है या घटती है। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उनकी आमदनी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था घटती है तो उनकी आमदनी घटती है। लेकिन पिछले साल भारत में सूचीबद्ध कारपोरेट कंपनियों की जो राजस्व वृद्धि दर हुई है, वो जीडीपी वृद्धि दर की तुलना में मुश्किल से आधी रही है। यानी अगर जीडीपी 8% की दर से बढ़ रहा है तो कारपोरेट आमदनी 4% की दर से ही बढ़ रही है। ये विसंगति क्यों है? रुचिर शर्मा का मानना है कि ये विसंगति इसलिए है कि 8% की वृद्धि दर वृद्धि दर का आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था की कई कमजोरियों को छिपाता है और जो विदेशी निवेशक हैं और भारत के कारपोरेट घराने भी जानते हैं कि वो कमजोरियां क्या हैं। इसीलिए ना तो विदेशी निवेशक भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए तैयार हैं और ना ही भारत के कारपोरेट घराने अपनी तिजोरी से एक पाई भी अतिरिक्त निकालकर अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात अभी से नहीं है, लंबे अरसे से चली जा रही है। मोदी जी इस प्रवृत्ति को पिछले 11 साल में समाप्त नहीं कर पाए हैं। रुचिर शर्मा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी की प्रमुख संकेतों में से एक यह है कि भारत में पहले की तुलना में ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं और वह बहुत कम पूंजी आकर्षित कर पा रहा है। इस दशक में हर साल औसतन 6.75 लाख लोग, यानी 6.75 लाख लोग भारत से जाकर बाहर बस रहे हैं, जबकि 2010 के दशक में यह बाहर जाने वालों की संख्या केवल 3.25 लाख थी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2010 से लेकर 2010 वाला दशक जो था, वो इस मामले में आज के मुकाबले, इस दशक के मुकाबले कितना बेहतर था। दूसरी बात, अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, 8% की दर से बढ़ रही है, तो रोजगार की किल्लत नहीं होनी चाहिए, लोगों को नौकरियां प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? भारत के युवाओं को नौकरियां नहीं प्राप्त हो रही हैं। ये साधारण युवाओं की बात नहीं कह रहा हूं। साधारण बीए पास तो अनएम्प्लॉयबल होता है, वो नौकरी देने योग्य नहीं होता, उसके अंदर कोई क्षमता नहीं होती, कुछ सीखने के लिए कुछ सीखने लायक मादा भी उसके पास नहीं होता, वो आधार भी नहीं होता कि इससे खड़े होकर कोई नई बात वो सीख सके। बीए की डिग्री बिल्कुल बेकार होती है भारत में। युवाओं को नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। यहां तक कि आईआईटी, जिसकी डिग्री बड़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है, वहां भी 2024 में 38% छात्र ऐसे थे जिन्हें कैंपस प्लेसमेंट के दौरान नौकरी का एक भी प्रस्ताव नहीं मिला। भारत लंबे समय से बहुत ही सीमित मात्रा में विदेशी पूंजी आकर्षित कर पाया है। जिन एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को पिछले दिनों तेज और टिकाऊ उछाल मिला, जैसे कि चीन और फिर हाल के वर्षों में वियतनाम, जब उन्हें उछाल मिलता है तो उनका एफडीआई उनके टोटल जीडीपी के, उनके पूरे जीडीपी के 4% से भी ऊपर पहुंच गया है। भारत में यह आंकड़ा, यानी जीडीपी के मुकाबले एफडीआई का प्रतिशत 1.5% से आगे कभी नहीं बढ़ पाया है और आज स्थिति यह है कि वो घटकर केवल 0.1% रह गया है, यानी तकरीबन 0। यानी भारत में जो एफडीआई है वो जीडीपी के प्रतिशत के मुकाबले तकरीबन 0 हो गया है। यह है भारत की 8% वृद्धि दर का रहस्य। एक दशक पहले भारत एफडीआई और जीडीपी के आपसी प्रतिशत के आधार पर भारत की रैंकिंग 25 सबसे उभरते हुए देशों में होती थी। तभी कहा गया था कि भारत विकसित होता हुआ बाजार है। आज भारत विकसित होता हुआ बाजार नहीं रह गया है। आज ये रैंकिंग घटकर 12वें स्थान से फिसलकर
19वें स्थान पर आ गई। अच्छा, इसी के साथ-साथ ये तो समस्याएँ हैं ही, कुछ नए जोखिम भी सामने आ गए हैं, जिन्हें विदेशी निवेशकों ने पहचान लिया है। ये नए जोखिम क्या हैं? पड़ोसी देशों के साथ सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब हैं। अमेरिका के साथ भारत का टैरिफ युद्ध चल रहा है और भारत की जो तकनीकी क्षमता है, वो काफ़ी गिरी हुई है। भारत तकनीक के क्षेत्र में ना किसी किस्म का कोई नया नवाचार नहीं करता, किसी किस्म का कोई इनोवेशन नहीं करता। तकनीक तकनीक के सवाल पर भारत तकरीबन ज़ीरो है, कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर। ऐसा कुछ भी नहीं है भारत में तकनीक के क्षेत्र में, जो कि उल्लेखनीय हो। चीन और ताइवान अपने जीडीपी का 2.5% से अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जबकि भारत में यह खर्च 1 साल में केवल 0.65% होता है, यानी 1% से भी कम। जब खर्च ही नहीं करेंगे उसमें, ज़ोर ही नहीं देंगे उसके ऊपर, तो फिर आर-एन-डी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर-एन-डी होगा कैसे? ये जो कमज़ोरियाँ हैं, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है भारत का फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय बाज़ार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। सारी दुनिया में एक जो मंदी आई, उससे वित्तीय बाज़ारों में आम तौर पर सूखे के हालात रहे। लेकिन पिछले साल में इन वित्तीय बाज़ारों में सारी दुनिया में बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन भारत में इसका उल्टा असर पड़ा। सारी दुनिया के वित्तीय बाज़ारों में, फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा आया। भारत से 19 अरब डॉलर जो है, वो निकल गए। ये एक रिकॉर्ड है। जिस देश की अर्थव्यवस्था 8% से ज़्यादा बढ़ रही है, उसके वित्तीय बाज़ारों में 19 अरब डॉलर आने की बजाय निकल गए। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पूरी गुलाबी तस्वीर दिखाई जाती है, कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हम अब इतनी दुनिया के इस नंबर पे पहुँच गए हैं। हम इतने ट्रिलियन हो गए हैं, उतने ट्रिलियन हो गए हैं। एक बार कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने, जो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए हैं, अपनी आज की बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से एक सवाल पूछा था। बार-बार कह रहे थे कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था, ये बता दीजिए कि 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? संबित पात्रा साहब इधर-उधर ताक-झाँक करने लगे, बगलें झाँकने लगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। दोस्तों, यही है भारतीय अर्थव्यवस्था की असलियत। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात तो ट्रिलियंस में की जाती है, लेकिन ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, ये किसी को नहीं पता। कहा जा रहा है कि वो 8% की दर से बढ़ रही है, लेकिन असली स्थिति ये है कि ना एफडीआई आ रहा है, ना विदेशी पूँजी आ रही है, ना देशी पूँजी लगाई जा रही है, उसका निवेश हो रहा है, ना रोज़गार मिल रहे हैं, ना योग्य बच्चों को आईआईटी पास करने के बावजूद भी नौकरियाँ प्राप्त हो रही हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का रहस्य है और ये रहस्य रुचिर शर्मा ने अपने इस लेख में पूरी तरह खोल दिया है। ये रहस्य हिंदी में भास्कर में छपा है और इसी का अंग्रेजी संस्करण आज टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। आप लोग इस लेख को भी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ताकि विस्तार से सारी बातों को जान पाएँ और उस खबर को भी भास्कर के 13वें पृष्ठ पे ढूँढें। इस खबर में लिखा हुआ है कि सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार में कौशल विकास योजना के तहत, कौशल विकास मंत्रालय के तहत 10,000 रुपए का विशाल घोटाला हुआ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।